नमस्कार स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक कमाल का सफर करने वाले हैं समय में पीछे, सीधा चैप्टर 6 एवोल्यूशन की गहराइयों में। हम शुरू करेंगे यूनिवर्स के जन्म से, द बिग बैंग, और देखेंगे कि कैसे उस एक मोमेंट से लेकर आज अर्थ पर इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स, इतनी डाइवर्सिटी विकसित हुई। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक क्विक लुक लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्स, अर्थ और लाइफ के ओरिजिन की कहानी समझेंगे। फिर हम डार्विन और वॉलिस की रेवोल्यूशनरी थ्योरी को जानेंगे। उसके बाद हम एवोल्यूशन के सॉलिड एविडेंस देखेंगे, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, और हाँ, एंड में एक क्विक रिवीजन समरी और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे ताकि ये चैप्टर आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लाइफ के एवोल्यूशन को ठीक से समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है ना कि जिस स्टेज पर ये सारा ड्रामा हुआ, यानी हमारा यूनिवर्स और हमारी अर्थ, वो बना कैसे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ज़रा टाइमलाइन पर नज़र डालिए, सोच के देखिए। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले द बिग बैंग हुआ और हमारा यूनिवर्स अस्तित्व में आया। फिर काफ़ी समय बाद 4.5 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ बनी। शुरू में तो ये आग का एक गोला थी जिसका सरफेस मोल्टन था और कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। लाइफ के पहले निशान यानी नॉन सेल्युलर फॉर्म्स जैसे आरएनए और प्रोटीन्स लगभग 4 बिलियन साल पहले बने, और पहली प्रॉपर सेल्युलर लाइफ यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर लगभग 3 बिलियन साल पहले अपीयर हुई। ये टाइम स्केल सच में माइंड बॉगलिंग है। तो शुरू में ना लाइफ के ओरिजिन को लेकर बड़ी अजीबोगरीब थ्योरीज थी। एक थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसके हिसाब से लाइफ अपने आप नॉन लिविंग चीज़ों जैसे कीचड़ या गोबर से पैदा हो जाती थी। इस थ्योरी को हमेशा के लिए गलत साबित किया महान लुईस पास्चर ने अपने ब्रिलियंट प्रीस्टेरिलाइज्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से। दूसरी तरफ एक और थ्योरी है पेंस्पर्मिया, जो कहती है कि लाइफ स्पोर्स के फॉर्म में किसी दूसरे प्लैनेट से अर्थ पर आई। ये आइडिया आज भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स को काफ़ी पसंद है। अब आती है वो थ्योरी जिसे आज हम सबसे ज्यादा मानते हैं, केमिकल एवोल्यूशन, जिसे ओपेरिन और हॉल्डे ने प्रपोज किया था। उनके हिसाब से लाइफ नॉन लिविंग मैटर से ही बनी, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। पहला स्टेप, अर्थ के शुरुआती एटमॉस्फेयर में इनऑर्गेनिक चीजें थी जैसे मीथेन, अमोनिया वगैरह। फिर एनर्जी सोर्सेज जैसे लाइटनिंग की वजह से ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमाइनो एसिड्स में बदल गए। तीसरा स्टेप, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़कर कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स बन गए जैसे आरएनए और प्रोटीन्स, और आखिर में इन पॉलीमर्स के ऊपर एक कवरिंग आ गई और बन गए पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोटोसेल्स। कितना लॉजिकल है ना। अब थ्योरी तो आसान लगती है, पर इसका सबूत दिया एस.एल. मिलर ने 1953 में। चलिए अब इस डायग्राम को आराम से देखते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक से ही है। देखिए, यहाँ जो फ्लास्क में पानी उबल रहा है ना, सोचिए ये उस वक्त का गर्म समुद्र था। ये जो गैस चैम्बर है, ये उस वक्त का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है। इसमें मिलर ने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 के रेशियो में लिया, साथ में वाटर वेपर भी था। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये उस वक्त आसमान में चमकने वाली बिजली यानी लाइटनिंग को सिमुलेट कर रहे हैं। और रिजल्ट कमाल हो गया। उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में अमाइनो एसिड्स जैसे ग्लाइसिन, आइलनीन और एस्पार्टिक एसिड बने हुए मिले। इस एक्सपेरिमेंट ने केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी को एक सॉलिड प्रूफ दे दिया। और सोचिए जरा, मिलर ने लाइटनिंग को सिम्युलेट करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट में 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज किया। 800 डिग्रीज। ये हमें एक आइडिया देता है कि हमारी शुरुआती अर्थ कितनी एक्सट्रीम जगह थी। हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स और हाँ, एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब है कि फ्री ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। और ये जरूरी था, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होती तो वो इन नए बन रहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तुरंत ऑक्सीडाइज कर देती, उन्हें बनने ही नहीं देती। तो ठीक है, लाइफ शुरू हो गई, लेकिन एक सेल से इतने सारे अलग अलग जीव, इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी, ये कैसे हुआ? यहां से हमारी कहानी का फोकस बदलता है। अब हम समझेंगे एवोल्यूशन के मैकेनिज्म को, और इस कहानी के दो मेन हीरो हैं, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल वॉलिस। चार्ल्स डार्विन एक यंग नेचुरलिस्ट HMS बीगल नाम के जहाज पर दुनिया भर के सफर पर निकले। इस सफर के दौरान उन्होंने गैलापागोस आइलैंड्स पर अजीबोगरीब फिंचेस, चिड़ियां और टॉर्टॉइजेस, कछुए देखे। उन्होंने नोटिस किया कि हर आइलैंड के जीव थोड़े अलग थे, लेकिन सभी साउथ अमेरिकन मेनलैंड के जीवों से मिलते जुलते थे। इसी ऑब्जर्वेशन से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसे उन्होंने कहा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मतलब सभी जीव कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं और समय के साथ एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते चले गए।
पर यह बदलाव होता कैसे है? डार्विन ने इसका मैकेनिज्म बताया, नेचुरल सिलेक्शन। इसके दो मेन पिलर्स हैं, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब हमने समझा कि सभी लाइफ फॉर्म्स एक कॉमन एंसेस्टर से आई हैं, और नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिससे एवोल्यूशन होता है। सोचिए, एक पॉपुलेशन में कुछ वेरिएशंस होते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो उन्हें जिंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने में ज़्यादा मदद करते हैं, वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। धीरे धीरे ये फायदेमंद वेरिएशंस पूरी पॉपुलेशन में फैल जाते हैं और इस तरह पूरी स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है। ये क्वोट एवोल्यूशन की आत्मा है। जब डार्विन फिटनेस की बात करते हैं तो उनका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस से नहीं है, उनका मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मतलब वो ऑर्गेनिज्म सबसे फिट है जो अपने एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से अडेप्ट हो सके और सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें जो आगे जाकर रिप्रोड्यूस कर पाए। सो इट्स ऑल अबाउट एडेप्टेशन। और पता है, इस कहानी का हीरो सिर्फ डार्विन नहीं है। ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में मलय आर्किपेलागो में काम कर रहे एक और नेचुरलिस्ट, अल्फ्रेड रसेल वॉलिस, बिल्कुल अकेले ठीक उन्हीं कंक्लूजन्स पर पहुंचे जिन पर डार्विन पहुंचे थे। उन्होंने अपना रिसर्च पेपर डार्विन को भेजा, जिसे पढ़कर डार्विन को झटका लगा और उन्होंने फाइनली अपने 20 साल की रिसर्च को पब्लिश करने का फैसला किया। इसलिए इस थ्योरी का क्रेडिट हमेशा इन दोनों को दिया जाता है। तो डार्विन और वॉलिस ने एक जबरदस्त थ्योरी तो दे दी, लेकिन साइंस सबूत मांगता है, राइट? तो एवोल्यूशन के पक्ष में क्या सबूत है? अगले सेक्शन में हम फॉसिल्स, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के पन्नों को पलटेंगे और उन सबूतों को देखेंगे जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। एवोल्यूशन के सबूत अलग अलग फील्ड से आते हैं। सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी फॉसिल्स, जो हमें जमीन के नीचे मिलते हैं। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। यहाँ एक जरूरी बात याद रखिएगा कि अर्नस्ट हैकेल की थ्योरी ऑन्टोजनी रिकैपिचुलेट्स फाइलॉजी को कार्ल अर्नस्ट फॉन बेयर ने डिस्प्रूव कर दिया था। उन्होंने साबित किया कि एम्ब्रियोज डेवलपमेंट के दौरान दूसरे एनिमल्स के एडल्ट स्टेजेस से नहीं गुजरते। इसके अलावा हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी और बायोकेमिकल एविडेंस भी हैं, जैसे अलग अलग स्पीशीज के डीएनए और प्रोटीन्स में सिमिलैरिटीज। कंपैरेटिव एनाटॉमी में दो बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। चलो इनको साइड बाय साइड समझते हैं। पहला है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। इनका बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम होता है, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग होता है। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है और कॉमन एंसेस्ट्री यानी सांझे पूर्वज की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। इनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इनका फंक्शन सेम होता है। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है और कॉमन एंसेस्ट्री नहीं दिखाते। चलिए होमोलॉजी को इस इमेज से समझते हैं। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक से है। ऊपर देखिए, इंसान का हाथ, चीते का पैर, व्हेल का फ्लिपर और बैट का विंग। इन सब में हड्डियों का पैटर्न देखो, सेम है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, पैटर्न बिल्कुल सेम, लेकिन काम सबके अलग हैं। प्लांट्स में बोगिनविलिया के कांटे और क्यूकबिटा के टेंड्रिल्स, ये भी होमोलॉजी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों एक्सिलरी बड से ही बनते हैं। ये साफ दिखाता है कि इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर जरूर रहा होगा। एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हो ना? तो ये सिंपल ट्रिक याद रखो। HD homologous structures are a result of divergent evolution, जैसे हाई डेफिनेशन टीवी। सिंपल राइट? HD, ये कभी नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं एनालॉजी की। यहाँ ओरिजिन अलग पर काम एक जैसा। जैसे तितली और पक्षी के पंख, दोनों उड़ने के काम आते हैं, पर एक का पंख चाइटन का बना है और दूसरे का हड्डियों और परों का। सेम चीज ऑक्टोपस और इंसान की आंखों के साथ है। और प्लांट्स में स्वीट पोटैटो, जो एक रूट है, और पोटैटो, जो एक स्टेम है, दोनों फूड स्टोर करते हैं और दिखने में भी एक जैसे लगते हैं। ये सब एनालॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। और एनालॉजी को याद रखने के लिए भी एक सिंपल ट्रिक है। AC एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का परिणाम है, जैसे एयर कंडीशनर। तो बस दो चीजें याद रखो, HD और AC, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी हो गई, एविडेंस हो गया, पर क्या हम एवोल्यूशन को होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे क्लासिक एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां हमने नेचुरल सिलेक्शन को अपनी आंखों से काम करते देखा है। ये कहानी है इंग्लैंड के पेपर्ड मॉथ्स की, जिसे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी कहते हैं। यहाँ भी हम सिर्फ इमेजेस पर फोकस करेंगे। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जब पॉल्यूशन नहीं था, पेड़ों पर सफेद लाइकन उगे होते थे। इस बैकग्राउंड पर सफेद रंग के मॉथ्स आराम से छुप जाते थे और काले वाले आसानी से शिकार हो जाते थे। लेकिन जैसे ही फैक्ट्रीज आईं और धुएं से पेड़ काले हो गए, पूरा गेम पलट गया। अब काले मॉथ्स सेफ हो गए और सफेद वाले साफ दिखने लगे।
इस तरह पॉपुलेशन में काले मॉथ्स का नंबर बढ़ गया। ये नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अडैप्टिव रेडिएशन। इसको आसान भाषा में समझो। इमेजिन कीजिए एक नया आइलैंड है जहां कोई रहता नहीं और वहां एक स्पीशीज पहुंच जाती है। अब उसके पास ढेर सारे रिसोर्सेज और रहने की नई नई जगह है, तो वो एक ही एंसेस्टर से अलग अलग फॉर्म्स में इवॉल्व हो जाती है ताकि हर नए हैबिटेट को यूज कर सके। ये एक पॉइंट से शुरू होकर अलग अलग दिशाओं में फैलने जैसा है, इसीलिए रेडिएशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोर्स डार्विन्स फिंचेस। चलिए इस टेक्स्ट बुक इमेज को देखते हैं। गैलापागोस आइलैंड्स पर डार्विन ने देखा कि एक ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंच से ही अलग अलग तरह की बीक्स यानी चोंच वाली कई फिंचेस डेवलप हो गई। किसी की चोंच कीड़े पकड़ने के लिए तो किसी की कैक्टस खाने के लिए। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। ऑस्ट्रेलिया में एक ही कॉमन मार्सुपियल एंसेस्टर से कैंगरू, कोआला, टिस्मेनियन वुल्फ जैसे अनेकों तरह के मार्सुपियल्स विकसित हुए। और ये स्लाइड तो सच में माइंड ब्लोइंग है। ये दिखाती है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। स्लाइड में देखिए, एक तरफ है प्लेसेंटल मैमल्स और दूसरी तरफ उनके हमशक्ल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। देखिए, वुल्फ और टेस्मेनियन वुल्फ या मोल और मार्सुपियल मोल, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग ग्रुप से हैं, अलग अलग जगह पर इवॉल्व हुए, लेकिन क्योंकि इनका रोल, इनका इकोलॉजिकल नीश एक जैसा था, ये दिखने में भी एक जैसे हो गए। अमेजिंग है ना? ठीक है, काफी कुछ पढ़ लिया हमने। चलो अब एक फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। इस सेक्शन में हम सारे की कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करेंगे। ये टेबल तो एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए गोल्ड है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। एक तरफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, स्ट्रक्चर्स होते हैं होमोलोगस, एंसेस्ट्री होती है कॉमन और निमोनिक है HD। दूसरी तरफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, स्ट्रक्चर्स होते हैं एनालॉगस, एंसेस्ट्री होती है डिफरेंट और निमोनिक है AC। एकदम सिंपल और क्लियर। चलो एक रैपिड फायर राउंड हो जाए साइंटिस्ट्स और उनके कंट्रीब्यूशन का। लुई पास्चर स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया। ओपैरन एंड हैल्डेन केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी दी। SL मिलर उस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया। चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वॉलिस नेचुरल सिलेक्शन। और कार्ल लर्न्स्ट वॉन बेयर, उन्होंने हेकल की एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी को रिजेक्ट किया। डन, रिवीजन हो गया। अब टाइम है प्रैक्टिस का। इस आखिरी सेक्शन में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स से बचना सीखेंगे और कुछ MCQs सॉल्व करके अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। ये सेक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए। इनमें से होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शंस हैं बर्ड और बटरफ्लाई के विंग्स, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, बुगनविला के थॉर्न्स और कुकरबिटा के टेंड्रिल्स, या ऑक्टोपस और ह्यूमन की आई। थोड़ा सोचिए। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन C। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि बूगेवेलिया के कांटे और क्यूकरबिटा के टेंड्रिल्स दोनों का ओरिजिन सेम है, एक्सिलरी बड, इसलिए ये होमोलॉगस हैं। बाकी सारे ऑप्शंस A, B और D ये सब एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स हैं जहां फंक्शन सेम है पर ओरिजिन अलग अलग है। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? ये रहा डार्विन्स फिंचेस का एवोल्यूशन किस चीज का क्लासिक एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, अडैप्टिव रेडिएशन या स्पॉन्टेनियस जनरेशन? ये तो अभी पढ़ा है हमने। बिल्कुल सही, सही जवाब है C, अडैप्टिव रेडिएशन। याद है ना, एक ओरिजिनल फिंच से बहुत सारी नई फॉर्म्स बनी जिनकी बीक्स अलग अलग थीं और वो नए हैबिटेट्स और फूड सोर्सेज की तरफ रेडिएट हो गईं। ये अडैप्टिव रेडिएशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? एवोल्यूशन की स्टोरी हमें क्या सिखाती है? क्या लाइफ सिर्फ एक रेस है, एक कॉम्पिटिशन, या ये अडैप्टेशन यानी अनुकूलन का एक शानदार नमूना है जहां बदलते एनवायरनमेंट में जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बदल जाना? इस सवाल पर जरूर सोचिए। अगले एक्सप्लेनर तक पढ़ते रहिए। देखिए, इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहले डार्विन के रेवोल्यूशनरी आइडियाज, फिर एवोल्यूशन की मैथ्स यानी हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल। इसके बाद हम उन फोर्सेस को समझेंगे जो एवोल्यूशन को आगे बढ़ाती हैं, और फिर हम टाइम ट्रैवल करके प्लांट्स, वर्टिब्रेट्स और फाइनली हम इंसानों की हिस्ट्री को देखेंगे। ये आपके रिवीजन के लिए एक परफेक्ट रोड मैप है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, द डार्विनियन रेवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन के काम ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उनसे पहले लोग क्या सोचते थे और डार्विन ने आकर ऐसी कौन सी क्रांति ला दी? आइए जानते हैं।
तो डार्विन से पहले एक और आइडिया था, लमार्क का। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दी थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। सिंपल भाषा में उनका मानना था कि जिराफ अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते गए ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए, और ये जो लंबी गर्दन उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल की वो उनके बच्चों में चली गई। इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन डार्विन ने कहा, एक मिनट, ऐसी बात नहीं है। उनका कहना था कि पहले से ही ऑलरेडी जिराफ की पॉपुलेशन में वेरिएशन थी। मतलब कुछ की गर्दन नेचुरली छोटी थी, कुछ की लंबी। अब आप ही सोचो, लंबी गर्दन वाले को खाना आसानी से मिलेगा, राइट? तो वो बेहतर सर्वाइव करेगा, ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, और धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन लंबी गर्दन वाला फीचर ही पॉपुलेशन में कॉमन हो जाएगा। इसी सिंपल से पर पावरफुल आइडिया को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, तो डार्विन को ये ब्रिलियंट आइडिया आखिर आया कहां से? इसके पीछे एक बड़ा इन्फ्लुएंस था थॉमस मैल्थस का। मैल्थस ने पॉपुलेशंस पर लिखा था कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। इसका मतलब जीने के लिए हमेशा एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी एक कंपटीशन चलता रहता है। ये डार्विन के लिए एक यूरेका मोमेंट जैसा था। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सीधा नेचर पर अप्लाई किया और समझ गए कि जिन इंडिविजुअल्स के पास बेहतर वेरिएशंस होते हैं वो इस कंपटीशन को जीत जाते हैं, ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने विनिंग ट्रेड्स को आगे पास ऑन कर देते हैं। तो इससे हमें डार्विन की थियरी के दो मेन पिलर्स मिलते हैं। पहला है ब्रांचिंग डिसेंट। इसका मतलब है कि आज हम जितनी भी स्पीसीज देखते हैं वो सब एक कॉमन एंसेस्टर से निकली हैं, जैसे एक ही पेड़ से अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। ये वो मैकेनिज्म है, वो प्रोसेस है जिसके जरिए ये एवोल्यूशन होता है। यही दो कॉन्सेप्ट्स आज भी मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की नींव हैं। चलो इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो एक बैक्टीरियल कॉलोनी है जिसको हमने ए नाम दिया। इसमें पहले से ही थोड़ी बहुत वेरिएशन है। अब हमने क्या किया, हमने उनका ग्रोथ मीडियम यानी उनका खाना बदल दिया। अब क्या होगा, सिर्फ वो बैक्टीरिया बी जिनके पास इस नए मीडियम में जिंदा रहने की कैपेबिलिटी थी वही आगे रिप्रोड्यूस कर पाए। धीरे धीरे क्या हुआ, बी पॉपुलेशन ने ए को पूरी तरह आउटग्रो कर लिया और देखते देखते एक नई स्पीशीज बन गई। ये है नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। ओके, तो डार्विन ने मैकेनिज्म तो समझा दिया, लेकिन क्या हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल। और यहां एंट्री होती है हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल की। ये एक ऐसी मैथमेटिकल टूल है जो हमें इवोल्यूशन को नंबर्स और फ्रीक्वेंसीज के थ्रू समझने में हेल्प करती है। हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि एक पॉपुलेशन में अलील की फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, अगर कुछ कंडीशंस मानी जाएं। इस सिचुएशन को कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। और इस स्टेट को डिस्क्राइब करती है ये फेमस इक्वेशन, p² + 2pq + q² = 1। इस इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। देखो, यहां p रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट एलील यानी कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी को, और q रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव एलील यानी स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी को। तो p² क्या हुआ, होमोजाइगस डोमिनेंट AA इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी। q² क्या हुआ, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी। और 2pq हो गया हेट्रोजाइगस AA इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी। और क्योंकि एक पॉपुलेशन में यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इन सब का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। सिंपल, राइट? अब सोचो, अगर ये इक्विलिब्रियम, ये शांति डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली, तब होगा एवोल्यूशन। जब भी अलील फ्रीक्वेंसीज बदलती हैं तभी एवोल्यूशन होता है। और इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाली 5 मेन फोर्सेस हैं। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो ये हैं वो 5 एजेंट्स ऑफ चेंज जो हार्डी-वाइनबर्ग की शांति को भंग करते हैं। कौन है ये? जीन माइग्रेशन यानी जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सबका बॉस नेचुरल सिलेक्शन। अब इन पांचों को याद कैसे रखें? सिंपल है, एक निमोनिक बनाते हैं, GGMRN। सोचो जैसे आप सुबह उठ के गुड मॉर्निंग नहीं GGMRN बोल रहे हो। G से जीन माइग्रेशन, G से जेनेटिक ड्रिफ्ट, M से म्यूटेशन, R से रिकॉम्बिनेशन और N से नेचुरल सिलेक्शन। जब भी ये पांचों फोर्सेस काम करती हैं, समझो एवोल्यूशन हो रहा है। इन 5 फैक्टर्स में से जेनेटिक ड्रिफ्ट को थोड़ा और समझते हैं। ये अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज है जो बाय चांस होता है, कोई सिलेक्शन नहीं, और ये खासकर छोटी पॉपुलेशंस में बहुत पावरफुल होता है। इसका एक स्पेशल केस है फाउंडर इफेक्ट। मान लो कुछ लोग एक बड़ी पॉपुलेशन से निकलकर एक नए आइलैंड पर चले गए। बाय चांस उनका जीन पूल ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग हो सकता है, और यही है फाउंडर इफेक्ट। इसके अलावा ह्यूगो डिवरीज ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, सॉल्टेशन। उनका मानना था कि इवोल्यूशन धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक एक ही बड़े म्यूटेशन से हो जाता है।
ये डार्विन के ग्रेजुअल चेंज के आइडिया से काफी अलग था। ओके, अब नेचुरल सिलेक्शन के 3 पैटर्न्स को देखते हैं। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक से हैं और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें नेचर एवरेज को फेवर करता है, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। ग्राफ ए में देखो, इससे जो पीक है वो और ऊंचा और पतला यानी हायर एंड नैरोवर हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम्स एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन। यहां पर एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से कोई एक एक्सट्रीम फिनोटाइप सेलेक्ट हो जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाले मॉथ्स। वहां डार्क कलर्ड मॉथ्स को एडवांटेज मिला। इससे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राफ का पीक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। और तीसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां नेचर दोनों एक्सट्रीम्स को सिलेक्ट करता है और एवरेज वालों को रिजेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होने लगती है और ग्राफ में एक के बजाय 2 पीक्स बन जाते हैं। ये स्पीसिएशन यानी नई स्पीसीज बनने की शुरुआत हो सकती है। चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और लाखों करोड़ों साल पीछे चलते हैं, ये देखने के लिए कि अर्थ पर लाइफ, खासकर प्लांट्स, कैसे इवॉल्व हुए। ये एक बहुत ही लंबी और सुपर फैसिनेटिंग जर्नी है। ये डायग्राम प्लांट एवोल्यूशन की पूरी कहानी बताता है। चलिए इसे नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। पैलियोजोइक एरा में देखिए, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से आगे बढ़े ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स। फिर सिल्यूरियन पीरियड में आए राइनिया टाइप प्लांट्स, जो जमीन पर आने वाले पहले प्लांट्स में से एक थे। फिर आया मीजोजोइक एरा यानी डायनासोर्स का टाइम, जिसमें कॉनिफर्स और साइकेड्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स ने डोमिनेट किया। और फाइनली सिनोजोइक एरा में एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स ने सबको पीछे छोड़ दिया और आज तक उनका ही राज है। ये डेट्स नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोचो, लगभग 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आए, फिर 500 मिलियन ईयर्स अगो तक इन्वर्टेब्रेट्स बन चुके थे। करीब 350 मिलियन ईयर्स अगो पहली जॉलेस फिश इवॉल्व हुई और 320 मिलियन ईयर्स अगो समुद्र में सीवीड्स और कुछ प्लांट्स भी आ चुके थे। प्लांट्स के बाद अब बारी आती है उन एनिमल्स की जिनकी पीठ पर हड्डी होती है, यानी वर्टिब्रेट्स की। इनकी कहानी में पानी से जमीन पर आने का एक एपिक स्ट्रगल है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये वर्टिब्रेट्स का फैमिली ट्री है। पर्मियन पीरियड में देखो, यहाँ अर्ली रेप्टाइल से 2 मेजर लाइंस निकल रही हैं। एक है सॉरप्सिड्स, जिससे आगे चलकर टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, डायनासोर्स और यहाँ तक कि बर्ड्स भी निकले। और दूसरी लाइन थी सिनैप्सिड्स, जिससे आगे चलकर हम यानी मैमल्स इवॉल्व हुए। ये ब्रांचिंग पॉइंट एवोल्यूशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मेसोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एम्फीबियन से इवॉल्व होकर रेप्टाइल्स ने एक गेम चेंजिंग चीज डेवलप की, थिक शेल्ड एग्स। इससे उन्हें अंडे देने के लिए पानी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा और वो जमीन के असली राजा बन गए। टायरेनोसॉरस रेक्स जैसे विशालकाय डायनासोर्स इसी दौर में थे। कुछ तो, जैसे इक्थियोसॉर्स, पानी में वापस भी चले गए। फिर अचानक 65 मिलियन ईयर्स अगो ये पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। डायनासोर्स गायब हो गए और इसी दौरान अंधेरों में छिपकर छोटे श्रू जैसे पहले मैमल्स भी एग्जिस्ट करते थे, जो विविपैरिस थे, मतलब बच्चे पैदा करते थे और बस अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे पर्सनल चैप्टर पर, हमारी अपनी कहानी, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस। कैसे हमारे एप लाइक एंसेस्टर्स से मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस का सफर तय हुआ। ये टाइमलाइन ह्यूमन एवोल्यूशन के मेजर स्टेप्स दिखाती हैं। इसको ध्यान से देखो। 15 मिलियन साल पहले थे ड्रायोपिथेकस, जो ज्यादातर एप लाइक थे, और रैमापिथेकस, जो थोड़े मैन लाइक थे। फिर 2 मिलियन साल पहले आए ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स, जो पत्थर के हथियार यूज करते थे। उनके बाद पहले सही मायने में ह्यूमन लाइक होमोनाइड्स आए, होमो हैबिलिस। फिर 1.5 मिलियन साल पहले आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने शायद मीट खाना शुरू किया। फिर आए निएंडरथाइल्स और आखिर में हम होमोसेपियंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए और पूरी दुनिया में फैल गए। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड दिखता है, वो है ब्रेन कैपेसिटी का बढ़ना। देखो, होमो हैबिलिस का ब्रेन था 650 से 800 सीसी, होमो इरेक्टस का हो गया 900 सीसी। एक सरप्राइजिंग फैक्ट, निएंडरथल मैन का ब्रेन हमसे भी बड़ा था, करीब 1400 सीसी, और मॉडर्न होमोसेपियंस का ब्रेन एवरेज 1350 सीसी है। और जैसे जैसे ब्रेन बड़ा हुआ, हमारा कल्चर भी इवॉल्व हुआ। हमने टूल्स बनाए, आग का इस्तेमाल सीखा और आर्ट भी बनाई। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है, इसको जरूर याद कर लेना। ये स्लाइड जो दिखा रही है ना, वो हजारों शब्दों से ज्यादा पावरफुल है।
स्क्रीन पर आप एक मॉडर्न ह्यूमन और एक एडल्ट चिंपैंजी के स्कल का कंपैरिजन देख सकते हैं। कितना साफ फर्क है। देखिए, ह्यूमन स्कल का क्रेनियम यानी ब्रेन केस कितना बड़ा और राउंडेड है, वहीं चिंप का चेहरा आगे की तरफ निकला हुआ है। ये विजुअल प्रूफ है कि बढ़ते ब्रेन को अकोमोडेट करने के लिए हमारे स्कल के शेप में कितने जबरदस्त बदलाव आए हैं। और हमारी स्पीशीज होमो सेपियंस ने आगे चलकर कई बड़े कल्चरल माइलस्टोन्स हासिल किए। लगभग 18,000 साल पहले हमने केव आर्ट डेवलप की, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल इंडिया में मध्य प्रदेश की भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं। और फिर करीब 10,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा और गांव बसाना शुरू किया, और यहीं से शुरुआत हुई सिविलाइजेशंस की। तो हमने देखा कि हमारे एंसेस्टर्स ने आइस एजेस से लेकर बदलते कॉन्टिनेंट्स तक हर चुनौती को अडैप्ट किया। ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में इंसानों पर कौन से एवोल्यूशनरी प्रेशर्स काम कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी, पोल्यूशन, लाइफस्टाइल डिजीजेस, क्या ये सब चीजें हमें एक नई दिशा में इवॉल्व कर रही हैं? इस पर सोचना जरूर। अगले एक्सप्लेनर तक कीप लर्निंग।